साल 1992 में हर्षद मेहता ने भारत की बैंकिंग व्यवस्था को हिलाया था। घोटाला था करीब 4,000 करोड़ का। साल 2018 में नीरव मोदी देश छोड़कर भागा। घोटाला था 14,000 करोड़ का। लेकिन जून 2026 में भारत के मार्केट रेगुलेटर एसीबीआई ने एक ऐसी कंपनी के खिलाफ 109 पन्ने का अंतरिम आदेश जारी किया जिसने 15 लाख करोड़ से ज़्यादा का ऐसा आंकड़ा दिखाया जिसने भारतीय कॉरपोरेट इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जी हाँ, 15 लाख करोड़। यह रकम इतनी बड़ी है कि इससे पाकिस्तान जैसे दो देशों की पूरी जीडीपी खरीदी जा सकती है। यह भारत के पूरे देश के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और यह सनसनीखेज आरोप लगा है भारत की सबसे बड़ी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 गोल्ड ज्वेलरी कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स पर। मार्केट रेगुलेटर एसीबीआई का आरोप है कि साल 2021 से 2025 के बीच राजेश एक्सपोर्ट्स ने जो 15.15 लाख करोड़ का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दुनिया को दिखाया उसका 99.8% हिस्सा सिर्फ कागजों पर था। सेबी के होल टाइम मेंबर ने इस मामले को असाधारण और अनसुना कहा है। लेकिन कहानी सिर्फ सेबी के नोटिस तक नहीं रुकी। इसके ठीक 20 दिन बाद 24 जून 2026 को भारत की सबसे बड़ी फाइनेंशियल क्राइम एजेंसी ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राजेश एक्सपोर्ट्स के बेंगलुरु और मुंबई के 9 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर दी। ईडी की जांच में जो बातें सामने आईं उसने इस पूरे केस को एक थ्रिलर फिल्म में बदल दिया। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी सोने की रिफाइनरी की मालिक है, जो रिलायंस और एसबीआई के साथ फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में बैठती है, वो अचानक ताश के पत्तों की तरह कैसे ढहने लगी। और सबसे डरावनी बात, इसमें आपका और हमारा पैसा कैसे फंसा है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी इस डूबती हुई कंपनी में लगभग 10.8% की हिस्सेदारी रखती थी। आज के इस एपिसोड में हम इस पूरे गोल्डन ब्लैक बॉक्स को खोलेंगे। हम समझेंगे कि कैसे एक ईमेल ने भारत के सबसे बड़े कथित रेवेन्यू इन्फ्लेशन को बेनकाब कर दिया। इस कहानी के खेल को समझने के लिए हमें पहले इसके खिलाड़ी को समझना होगा। कहानी शुरू होती है एक आम गुजराती परिवार के लड़के से जिसका नाम है राजेश मेहता। 1980 के दशक में राजेश मेहता ने अपने भाई से मात्र 1200 रुपये उधार लिए थे। उनका काम बहुत सीधा था, सिल्वर ज्वेलरी को एक शहर से खरीदना और दूसरे शहर में जाकर बेचना। राजेश मेहता में बिजनेस की गजब की समझ थी। उन्होंने जल्दी चांदी से सोने के बिजनेस में कदम रखा। उन्होंने बेंगलोर में अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली। उनका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल और आक्रामक था। कम मार्जिन पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बेचना, यानी मुनाफा भले ही कम हो लेकिन टर्नओवर इतना बड़ा होना चाहिए कि कोई और उनके सामने टिक ना सके। साल 2015 में राजेश मेहता ने एक ऐसा दांव खेला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। राजेश एक्सपोर्ट्स ने $400 मिलियन करीब 2600 करोड़ रुपए में स्विट्जरलैंड की कंपनी वेलकम्बी ऐसे को खरीद लिया। वेलकम्बी कोई साधारण कंपनी नहीं थी, यह दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी थी जो अकेले वैश्विक स्तर पर सैकड़ों टन सोने को रिफाइन करती थी। इस एक अधिग्रहण के साथ राजेश मेहता भारत के ही नहीं बल्कि ग्लोबल गोल्ड मार्केट के बेताज बादशाह बन गए। अब उनके पास खदानों से कच्चा सोना निकालने से लेकर उसे स्विट्जरलैंड में रिफाइन करने और भारत और दुबई के शोरूम में गहने बनाकर बेचने तक का पूरा कंट्रोल था। इसे बिजनेस की भाषा में कंप्लीट वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। राजेश एक्सपोर्ट्स का रेवेन्यू आसमान छूने लगा। कंपनी का टर्नओवर 2.5 लाख करोड़ प्रति वर्ष से ऊपर चला गया। कंपनी का नाम भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में गिना जाने लगा। शेयर की कीमत 100 से बढ़कर 1000 के पार पहुंच गई। हर रिटेल इन्वेस्टर को लगा कि उन्हें भारत का अगला मल्टीबैगर मिल गया। लेकिन किसे पता था कि इस चमकते हुए सोने के पीछे एक बहुत बड़ा अंधेरा छिपा था। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है 11 मार्च 2024 को। सेबी के इनबॉक्स में एक गुमनाम शेयर होल्डर का ईमेल आता है। उस ईमेल में कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं थी बल्कि एक सीधा सा सवाल था। सवाल यह था कि राजेश एक्सपोर्ट्स के बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल्स इतने सालों से पेंडिंग क्यों हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। सेबी ने इस छोटे से धागे को पकड़ा और खींचना शुरू किया और जैसे ही जांच आगे बढ़ी सेबी के अधिकारियों के होश उड़ गए। सेबी ने जब कंपनी के खातों की फॉरेंसिक जांच की तो उन्हें एक जादुई विसंगति मिली। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। राजेश एक्सपोर्ट्स की जो मुख्य भारतीय पेरेंट कंपनी है उसका 5 साल का कुल रेवेन्यू था मात्र 26,486 करोड़। लेकिन जब वो अपनी विदेशी कंपनियों को मिलाकर कुल रेवेन्यू दिखाती थी तो वो आंकड़ा बढ़कर हो जाता था 15,44,899 करोड़, यानी कि 15.15 लाख करोड़ का पूरा बिजनेस सिर्फ विदेशी जमीन पर हो रहा था।
सेबी ने जब इस 15 लाख करोड़ के दस्तावेजों, बिलों और बैंक ट्रांजैक्शन की मांग की तो कंपनी ने कथित तौर पर सहयोग करने से मना कर दिया या टाल मटोल किया। सेबी की फॉरेंसिक टीम केवल 2.03% दस्तावेजों को ही वेरीफाई कर पाई। बाकी के 97% से ज़्यादा के दस्तावेज या तो गायब थे या संदिग्ध थे। सेबी का आरोप है कि यह कोई वास्तविक बिक्री नहीं थी, बल्कि यह सर्कुलर ट्रेंडिंग और इन्फ्लेटेड बिलिंग का मामला था। यानी सोने को सिर्फ कागजों पर अपनी ही एक कंपनी से दूसरी कंपनी में घुमाया जा रहा था ताकि टर्नओवर को बहुत बड़ा दिखाया जा सके और शेयर मार्केट में कंपनी की साख और शेयर की कीमत को ऊंचा रखा जा सके। जेवर उद्योग में असली कमाई वैल्यू एडिशन से होती है, ना कि सिर्फ कच्चे सोने को कागजों पर इधर उधर घुमाने से। अगर आपको लगता है कि सेबी का यह खुलासा ही सबसे बड़ा शौक था, तो रुकिए। जून 2026 के आखिरी हफ्ते में जब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने एफईएमए के तहत राजेश एक्सपोर्ट्स के दफ्तरों पर छापे मारे, तो ऐसी जानकारियां सामने आईं जो किसी को भी हैरान कर देंगी। पहला खुलासा, एक ऐसी कंपनी जो लाखों करोड़ का टर्नओवर दिखा रही है, जो फॉर्च्यून 500 में है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर की आधिकारिक सैलरी कितनी थी जानते हैं? मात्र 17,000 प्रति महीना, यानी एक औसत डिलीवरी बॉय या सिक्योरिटी गार्ड से भी कम। और चौंकाने वाली बात यह है कि साल 2020 से कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ को कोई सैलरी ही नहीं दी गई थी। सेबी और ईडी ने पूछा कि दुनिया की इतनी बड़ी सोनी कंपनी को चलाने वाले टॉप के लोग क्या समाज सेवा कर रहे थे, या फिर ये सब सिस्टम की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया गया था? दूसरा खुलासा, कंपनी के बही खातों में दिखाया गया था कि उन्होंने अफ्रीका की सोनी खदानों में 1035 करोड़ का निवेश किया है, लेकिन जब ईडी ने इसके जमीनी और आधिकारिक दस्तावेज मांगे तो कंपनी के पास इस निवेश का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। वो खदानें कागजों से बाहर कहीं मिली ही नहीं। तीसरा खुलासा, ईडी को करीब 3,000 करोड़ के ऐसे विदेशी ट्रेड सेट ऑफ मिले जो यूएई और अन्य संदेश टैक्स हेवन देशों की फर्जी कंपनियों के साथ किए गए थे। इसके अलावा जब गोदामों में रखे फिजिकल गोल्ड की गिनती की गई तो वो कंपनी के कागजी रिकॉर्ड से पूरे 40% कम पाया गया, यानी कि सोना गायब था या कभी था ही नहीं। इसके साथ ही यह भी आरोप लगा कि प्रमोटर्स ने एनआरआई बेनामी खातों का इस्तेमाल करके कंपनी के शेयरों की रीरूटिंग की और स्टॉक मार्केट में हेरफेर करके करीब 600 करोड़ से ज़्यादा की रकम को इधर उधर ट्रांसफर किया। इतने सारे गंभीर आरोपों के बाद राजेश एक्सपोर्ट्स और खुद राजेश मेहता का क्या कहना है? राजेश मेहता ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक कम्युनिकेशन गैप और रेगुलेटर के साथ हुई गलतफहमी का नतीजा है। हमारी कंपनी ने कभी कोई वित्तीय हेराफेरी नहीं की। हमारा स्विट्जरलैंड का पूरा बिजनेस वहाँ के सख्त बैंकिंग नियमों और ऑडिट के तहत चलता है। इस मामले में ना तो कोई धुआं है और ना ही कोई आग, बस मीडिया और रेगुलेटर्स द्वारा एक भ्रम पैदा किया जा रहा है। कानूनी तौर पर यह सच है कि सेबी का यह आदेश अभी सिर्फ एक इंटरिम ऑर्डर है, यानी अंतिम फैसला आना भी बाकी है। राजेश मेहता के पास अदालत और ट्रिब्यूनल में अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा मौका है। लेकिन इस पूरे ड्रामे के बीच सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? पिछले कुछ महीनों में राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयरों में भारी गिरावट आई है। दिसंबर 2025 में जो शेयर 239 पर ट्रेड कर रहा था, वो जून 2026 में घटकर लगभग 100 के पास पहुंच गया है। इससे आम निवेशकों के करीब 12,726 करोड़ स्वाह हो चुके हैं। इसमें देश के लगभग 1.94 लाख छोटे रिटेल निवेशक फंसे हुए हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी रेटिंग्स और फॉर्च्यून 500 का टैग देखकर इस कंपनी में अपनी गाढ़ी कमाई लगा दी थी। और जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, LIC जैसी सरकारी संस्था का भी इसमें 10% से ज़्यादा स्टेक है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से देश के करोड़ों पॉलिसी धारकों का पैसा भी इस रिस्क की जद में है। यह केस स्टडी में बहुत बड़े सबक सिखाती है। साइज पर मत जाओ। कोई कंपनी कितनी बड़ी हो, अगर उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मैनेजमेंट की नीयत में खोट है तो वो कभी भी सुरक्षित निवेश नहीं हो सकती। कंसोलिडेटेड नंबर्स का माया जाल, कभी भी किसी कंपनी के सिर्फ कंबाइंड रेवेन्यू को देखकर प्रभावित मत होइए। हमेशा यह देखिए कि कंपनी अपनी मुख्य जमीन पर कितना असल कैश और मुनाफा कमा रही है। आपको क्या लगता है, क्या राजेश मेहता वाकई इस गलतफहमी के शिकार हुए हैं, या फिर यह भारतीय शेयर बाजार का अब तक का सबसे अनोखा और बड़ा रेवेन्यू स्कैम है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। अगर आपको यह गहरी और रिसर्च बेस्ड केस स्टडी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही कॉर्पोरेट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।